फर्स्ट रिप पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि सेकंड रिप भी बिल्कुल ऐसे ही होगी? तो नॉट एट ऑल। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि फर्स्ट और सेकंड रिप में क्या बड़ा डिफरेंस है। आज हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के हर एक पॉइंट को आसानी से समझेंगे ताकि वाइवा हो या तिहेरी आपका एक भी नंबर ना कटे। वेलकम बैक टू डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड रिप। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की। अगर आप इसको फर्स्ट रिप से कंपेयर करेंगे तो इट इज अ ट्वाइस द लेंथ ऑफ फर्स्ट रिप, यानी ये पहली रिप से लगभग दुगनी लंबी होती है। अब आते हैं कर्वेचर पर। फर्स्ट रिप की तरह ये भी शार्पली कर्व्ड होती है, लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे हम नीचे की रिप्स पर जाते हैं कर्वेचर बदलते हैं, पर सेकंड रिप का कर्व अभी भी काफी शार्प मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ट्यूबरकल। सेकंड रिप का जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है ट्यूबरकल का, वो साइज में काफी स्मॉल होता है और इसका एंगल, जी हाँ, इसका एंगल बहुत ही स्लाइड होता है और ये ट्यूबरकल के बिल्कुल सिचुएटेड क्लोज होता है, यानी ट्यूबरकल के बहुत ही पास होता है। ये पॉइंट वाइवा के लिए बहुत क्यूरिकल है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। ट्विस्ट होता है कि स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। फर्स्ट रिप की तरह इसको भी नॉन ट्विस्टेड समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, द शार्प ऑफ द सेकंड रिप इज डिस्टिंक्टली ट्विस्टेड। अगर आप इस रिप को एक टेबल पर फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे तो इसका एक एंड हवा में उड़ा रहेगा क्योंकि उसमें क्लियर ट्विस्ट होता है। और हाँ, एक और जैकपॉट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है, इसके शाफ्ट के लेटरल सरफेस पर एक रफ मार्किंग होती है जिसे कहते हैं ट्यूबरोसिटी फॉर द सेरेटस एंटीरियर मसल्स। अब हम समझते हैं सेकंड रिप के कुछ यूनिक फीचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आउटर सरफेस की। सेकंड रिप का आउटर सरफेस एकदम यूनिक होता है। इट इज अ हाईली कॉनकेव कॉन्वेक्स और इसका फेसिंग नॉर्मल रिप्स की तरह नहीं होता। इट फेस मोर अपवर्ड देन आउटवर्ड, यानी ऊपर की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होता है। पर इसी आउटर सरफेस के बिल्कुल बीच में, यानी नियर द मिडल, हमें मिलता है इसके सबसे बड़ा जैकपॉट फीचर्स, ए लार्ज रफ ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी। ये सेकंड रिप का वो यूनिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं जहां सेरेटस एंटीरियर मसल्स का एक पार्ट अटैच होता है जो हमारे आगे पटा। अब जब आउटर सरफेस ऊपर एक जगह देख रहे हैं तो इसका जो इनर सरफेस कहाँ होगा? लॉजिकली इट इज अ स्मूथ कॉनकेव और ये फेस मोर डाउनवर्ड देन इनवर्ड, यानी ये नीचे और अंदर की तरफ फेस करता है। ये आउटर सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट ओरिएंटेशन मेंटेन करता है जो इसको स्टैंडर्ड टिपिकल रिप्स के बिल्कुल अलग बनाता है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पर, कोस्टल ग्रुप। टिपिकल रिप में कोस्टल ग्रुप बहुत लंबी और प्रोमिनेंट होती है, लेकिन हमारी इस एटिपिकल रिप में एक शॉर्ट कोस्टल ग्रुप मिलती है। और ये कहाँ होती है? ये इसके इंटरनल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट में लोअर बॉर्डर के पास सिचुएटेड होती है। शाफ्ट के यूनिक सरफेस को समझने के बाद अब आते हैं सेकंड रिप के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, इसके बॉर्डर। अक्सर स्टूडेंट सरफेस और बॉर्डर में मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन आपने अगर इसे अपर बॉर्डर ध्यान से समझ लिया तो इस पर होने वाले मसल्स अटैचमेंट आपके लिए एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड रिप का जो अपर बॉर्डर होता है वो काफी यूनिक बिहेव करता है। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी पीछे का हिस्सा, वो काफी डिस्टिंक्टिव होता है। किताब में इसे बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इसे पोस्टीरियर पार्ट के पास ही हमें मिलती है वो खास मार्किंग जो इसको एक्सेप्शनल बनाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और वाइवा पॉइंट, इस अपर बॉर्डर पर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एंगल, यानी रिप्स के एंगल के ठीक आगे वाले जाते पार्ट पर वो एकदम रफ होता है। ये कोई सिंपल स्मूथ लाइन नहीं है। ये रफनेस यहाँ इसीलिए है क्योंकि वहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स आकर अटैच होती है। बॉर्डर और सरफेस को समझने के बाद अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे हाई यील्ड पार्ट पर, मसल्स अटैचमेंट। एग्जाम में आगे सेकंड रिप पर शॉर्ट नोट आता है तो ये दो मसल्स आपको सबसे ज्यादा मार्किंग दिलवाएंगे। एक है हमारी बॉक्स मसल्स,
सेरेटस एंटीरियर और दूसरी है डीप नेक मसल्स स्कैलेनियस पोस्टीरियर। तो पहले बात करते हैं सेरेटस एंटीरियर की। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इसके शाफ्ट के आउटर सरफेस पर एक बड़ा रफ ट्यूबरकल होता है और इसी रफ ट्यूबरकल से सेरेटस एंटीरियर ओरिजिन लेती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। ये रिब्स सेरेटस एंटीरियर के लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिटेशन को और पूरे के पूरे सेकंड डिजिटेशन को ओरिजिन देती है। वाइवा में एग्जामिनर को आपको 1.5 डिजिटेशन बोलने पर देखिए, इसीलिए हमेशा स्पेसिफिक रहिए लोअर पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड होल ऑफ द सेकंड डिजिटेशन। अब आते हैं हमारी दूसरी मेजर मसल्स पर, स्कैलेनस पोस्टीरियर। जैसे हमारी फर्स्ट रिब पर स्कैलेनस एंटीरियर और मीडियस अटैच होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी सेकंड रिब पर इंसर्ट होती है स्कैलेनस पोस्टीरियर। इसका इंसर्जन कहाँ होता है? तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अपर पर एंगल के ठीक आगे जो रफ एरिया होता है वहां ये मसल्स आकर इंसर्ट हो जाती है। इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि सर्वाइकल वर्टेब्रा C5, C6 और C7 से मिलकर ये सीधा हमारी सेकंड रिब के अपर बॉर्डर पर आकर रुकती है। अगर आपने ये दोनों अटैचमेंट उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ मेंशन कर लिया तो थियरी एग्जाम में आपको मार्क दिलाना पक्का है। सेकंड रिब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिब पर, जो है 10th रिब। लेकिन यहाँ पर एनाटॉमी का एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी और एग्जाम का बाउंसर क्वेश्चन बनता है, क्या 10th रिब टिपिकल रिब है या एटिपिकल? अगर आप इस एक गलती से बचना चाहते हैं, चलिए इसके फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजेंबल्स की। 10th रिब क्लोजली रिजेंबल द टिपिकल रिब, यानी इसमें हेड, नेक और ट्यूबरकल और शाफ्ट सब कुछ वैसा ही होता है जैसे एक नॉर्मल टिपिकल रिब में होना चाहिए। लेकिन इसके पास एक बहुत ही बड़ा के डिफरेंस है जो इसे बाकी टिपिकल रिब से अलग खड़ा करता है। नॉर्मल टिपिकल रिब के हेड पर 2 फेसेट होते हैं, लेकिन ये जो 10th रिब के हेड पर हैज ओनली अ सिंगल फेसेट। ये सिंगल फेसेट डायरेक्ट आर्टिकुलेट करता है हमारी 10th थोरैसिक वर्टेब्रा के बॉडी के साथ, जस्ट 1 फेसेट। ये पॉइंट आपको वाइवा में बिल्कुल नहीं भूलना है। अब अगर लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे हम थोरैसिक केज के नीचे आते हैं, रिब्स का साइज छोटा होने लगता है। इसीलिए 10th रिब इज शॉर्टर देन टिपिकल रिब्स। और अगर आप इसका इंफीरियर व्यू देखेंगे तो जैसे कि आप लेफ्ट इमेज में देख सकते हैं, तो इसे लोअर बॉर्डर के पास आपको एक क्लियर कोस्टल ग्रूव भी दिखाई देगी। ये जो प्रूव करती है कि इसका स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट एक टिपिकल रिब जैसा ही होता है। तो समरी ये है, तो 10th रिब एक टिपिकल रिब ही है, बस उसके हेड पर एक सिंगल फेसेट होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बची है हमारी लास्ट 2 एटिपिकल रिब्स, 11th और 12th रिब। इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। एग्जाम में हम इन दोनों रिब्स के शॉर्ट नोट और साइड डिटर्मिनेशन को बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इनकी लेंथ को देखिए। ये दोनों ही काफी शॉर्ट रिब होती है और इनके एंटीरियर एंड स्टर्नम से नहीं जुड़े होते, इसीलिए इनके एंड्स एकदम पॉइंटेड होते हैं जो हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में फ्री रहते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े स्ट्रक्चर ट्विस्ट पर, नेक और ट्यूबरकल। बाकी सारे रिब्स में हमने हेड के बाद नेक और ट्रांसवर्स प्रोसेस के लिए ट्यूबरकल देखा था, लेकिन 11th और 12th रिब में नेक और ट्यूबरकल आर कंप्लीटली एब्सेंट। यहाँ हेड डायरेक्ट शाफ्ट के साथ मर्ज हो जाता है, कोई सेपरेट नेक का डिटर्मिनेशन नहीं होता। लेकिन 11th और 12th रिब बिल्कुल आइडेंटिकल होती है? नहीं, इन दोनों में भी एक बड़ा डिफरेंस है जो हमें मिलता है इनके एंगल ऑफ कोस्टल ग्रूव में। अगर आप 11th रिब को देखेंगे तो इसमें एंगल और कोस्टल ग्रूव होते हैं, पर ये बहुत ही पुअरली मार्क यानी बहुत हल्के होते हैं। लेकिन जब आप 12th रिब पर आते हैं तो इसमें एंगल और कोस्टल ग्रूव कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, यानी 12th रिब एकदम फीचरलेस होती है। एक सिंपल क्वेश्चन कर्व्ड बन
जैसी दिखती है। और अगर इन्हें हेड फेसेट की बात करें तो 10th रिब की ही तरह इन दोनों के हेड पर भी सिर्फ एक सिंगल फेसेट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने रिस्पेक्टिव T12 और T12 और T11 वर्टेब्रा की बॉडी के साथ सिंगल आर्टिकुलेशन बनाती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमने एटिपिकल रिब्स के फीचर्स को कंप्लीट कर लिया।